नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं एएनटी का खास कार्यक्रम मुद्दा है गरम। मुद्दा गरम में हम बात करने जा रहे हैं धौलपुर उपचुनाव को लेकर मचे महासंग्राम को लेकर। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां चाहती है कि इस उपचुनाव में उनको जीत हासिल हो और इसके लिए दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत लगा रखी है। इन्हीं सब बातों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस पार्टी के सुशील शर्मा जी। सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता पंकज जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह अब तक देखा गया है धौलपुर में जो चुनाव प्रचार चल रहा है, दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन इस मामले में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से आगे नजर आ रही है। जैसे पहले चुनाव प्रचार उन्होंने पहले से शुरू कर दिया, प्रत्याशी की घोषणा भी उन्होंने पहले कर दी, तो कई मायनों में काफी आगे भारतीय जनता पार्टी निकल चुकी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पूरी दमदार तरीके से प्रत्याशी उतारा है और खुद सचिन पायलट सहित कई नेता उनके प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। सुशील जी, सबसे पहले आपके पास चलते हैं सीधे। क्या लगता है इन उपचुनाव में जो रिजल्ट आने वाले हैं, जो मतदाता जो बैठेगा, क्या लगता है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके 3.5 साल के जो कार्यकाल रहा है उसका नतीजा आप इस चुनाव परिणाम को मानेंगे? देखिए, जो धौलपुर का जो चुनाव है बिल्कुल अलग तरह का चुनाव है। एक तरफ बीजेपी यूपी से लगता हुआ इलाका है, एक तरफ मध्य प्रदेश है, एक तरफ यूपी है ऐसे। और वहाँ जो अभी बदलाव हुए हैं जो चीज़ों में, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, आप कह रहे हैं 3.5 साल का कार्यकाल, मुझे तो लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने हार मान ली है अभी से ही। और एक अपराधी व्यक्ति जो उसको सजा उम्र कैद की हो गई है, और उसकी पत्नी जो खुद कई मामलों में अभियुक्त है, जिसके ऊपर 420 67 गेतर के मामले चल रहे हैं, लोगों से कोऑपरेटिव बना करके उनसे पैसे इकट्ठे किए हैं, लोगों को पैसा लौटा नहीं रहे हैं। और ऐसा लगता है कि सरकार को अपने कामों के बजाय अपराधियों पे ज़्यादा भरोसा है। उस तरह को भरतपुर सेंट्रल जेल से उसको धौलपुर शिफ्ट किया गया, धौलपुर से हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, पैरोल खत्म हो गया तो हॉस्पिटल आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। हम लोगों ने कल चुनाव आयोग को जाकर कहा तो उसको वापस जेल भेजा गया। दूसरी तरफ एक अपराधी की जमानत करा के और उसकी मिसेज को निर्दलीय लड़ा रहे वोट कटाने के लिए। तो भाजपा तो वैसे ही ये पूरा, और जिस तरह से पूरा मंत्रिमंडल जिस तरह से डेरा डाल रखा है वहाँ, और जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, गाइडलाइंस की जो धज्जियां उड़ाई हैं चुनाव आयोग के कोड ऑफ कंडक्ट की, कि जातिवादी मीटिंगें बुला करके, धर्म के आधार पर मीटिंगें बुला करके और खुला खेल उन्होंने फुर्कावादी किया है कि हम किसी कानून को नहीं मानते। और इस तरह का जो आचरण उनका रहा, उसे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी और बीजेपी घबराई हुई है और वो महसूस करती है कि शाम दाम दंड किसी भी तरह से भी ये चुनाव जीतना, अगर नहीं जीते तो मुख्यमंत्री कुर्सी जा सकती है। और आप देखा, मैं आपको एक लाइन देना चाहता हूँ, ये कि किस तरह से दिल्ली से ओम जी माथुर चल के जयपुर तक पहुंचे हैं, और जो बड़ा इतना भारी स्वागत उनका हुआ है। और जो मीडिया में बातें आ रही हैं कि जो राजस्थान में भी जो है कोई नया मुख्यमंत्री आएगा। देखिए सुशील जी, इस बात पर बाद में बात करेंगे। सबसे पहली बात, पंकज जी जिस तरह गंभीर आरोप उन्होंने लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, और जिस तरह पूरा वहाँ पर पूरा मंत्रिमंडल है, क्योंकि चुनाव में सब जायज है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस बात की अगर पूरी, आपको क्या लगता है कहीं डरी हुई है क्या पंकज जी पार्टी? लग रहा है कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला हो, तो इसलिए पहले से ही सब चीजें आजमाई जा रही है। देखिए नीरज जी, मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि चुनाव जो होता है वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए परीक्षा की घड़ी होती है, और वो अपनी सारी तैयारियां पूरी करता है। और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में इस चीज का विश्वास रखती है कि वो अपनी जो है चुनावी रणनीति, लोगों से जो है अपने कार्यकर्ताओं का जो है वहां पर काम करना, और मतदाताओं से जो है उनकी जो है बात करके और ये सारी चीजें करना, जो कि बेसिकली एक रणनीति का भाग है, उसके तहत काम करती है। और इसके अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों का हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान रखा है। राष्ट्र के विकास के लिए, प्रदेश के विकास की बातों के ऊपर जो है हमेशा जो है खरी उतरी है। अभी खुद जो है आप आज देखिए कि आज जिस तरीके के मुद्दे जो है विपक्षी पार्टी उठा रही है, कि आप जो है कोई महिला वहां से चुनाव लड़ रही है, वो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चीजें बनाई हुई हैं, उसके बाद भी आप जो है उसको कह रहे हैं कि वो अपराधी हैं। मेरे ख्याल में ये एक जो है संकीर्ण सोच का जो है एक तरीके से जो है उदाहरण है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें बनाई हुई है, कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन चुनाव नहीं लड़ सकता, और इस तरीके की जो बातें हैं, मैं कह रहा हूं कि आज 60 साल के शासन, 70 साल के शासन में 60 साल का शासन आपने केंद्र में किया, और खाली उन लोगों ने भी देखा कि जो बिल आपने फाड़ करके जो लोगों को दिखाया, पूरे हिंदुस्तान ने देखा, न पूरे विश्व ने देखा। तो ये जो चीजें हैं, इस तरीके के नाटक और इस तरीके की चीजें जो है दिखावा मात्र नहीं हो, बेसिकली वो जो है कहीं ना कहीं धरातल पर उतरनी चाहिए, और लगातार
लगातार आप देखें तो 2013 से लेकर के जब से राजस्थान का चुनाव शुरू हुआ उससे लेकर के राजस्थान एमपी का, उससे लगातार जो है आज जो है भारतीय जनता पार्टी की चाहे प्रदेश की सरकारें हों चाहे केंद्र में सरकारें हों, लगातार जो है जो चुनाव है वो जीतती जा रही है। और हमेशा खुद जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय वसुंधरा जी ने हमेशा कहा कि हम जो है विकास की सतत प्रक्रिया को जारी रखना चाहते हैं, हम विकास में जो है विश्वास रखते हैं। तो क्या लगता है पंकज जी, जो आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीतती आ रही है, तो यूपी चुनाव का असर भी कहीं न कहीं धौलपुर चुनाव में आपको मिलेगा, इसका फायदा मिलेगा आपको? देखिए बिल्कुल, देखिए जो कहीं भी चुनाव जीतते हैं, कहीं भी चुनाव होता है तो उसका निश्चित रूप से लोगों पे जो है चुनाव का जो मीनिंग होता है, और यूपी जैसी चुनाव की जो विजय है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य है और ये जो सब चीजें हैं उस पर जो है एक जो है सहमति जो है मतदाता लगाता है कि हम जो है उन चीज से खुश है। क्योंकि देखिए आज तक जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो मुद्दा है भ्रष्टाचार का, और जो देश ने भ्रष्टाचार भुगता है और जो लगातार है, लोग लगातार कह रहे थे, आपने खुद ने देखा कि जिस तरीके से जब नोटबंदी की गई तो उसको जिस तरीके से दुष्प्रचारित किया गया, लोगों को जो है यहां तक कि जो है लोगों को उन्होंने जो है कुछ जो है कैजुअलिटीज किसी भी कारण से हुई उनको जो है जिस तरीके से प्रचारित किया गया, आज लगातार घेरने की कोशिश की। लेकिन लोगों ने कहा कि लोग जो हैं, इतने लोग थे, उन्होंने कहा कि हम परेशानी झेल सकते हैं, राष्ट्र के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये जो चीजें हैं जो देश में चलती आ रही हैं कहीं ना कहीं ठीक होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। प्रदेश और जो देश है वो जो है प्रगति करना चाहिए। और खुद माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इन चीजों पे बात करती आई हैं। आज आप धौलपुर को देखें तो लगातार जो जो चीजें थी, जिस तरीके से उनका विकास की बात की गई है, जिस तरीके से लगातार उसका ध्यान रखा गया, उन्होंने कहा कि देखिए चुनाव एक अलग चीज है। आपका मुद्दा विकास रहेगा या भ्रष्टाचार? क्योंकि वहां के जो लोगों का कहना है कि यहाँ पर लंबे समय तक कई बार बीजेपी का भी शासन रहा है, लेकिन वहाँ विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है, जबकि वो होम डिस्ट्रिक्ट है मुख्यमंत्री साहिबा का। बात करेंगे सुशील जी से। सुशील जी, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा होगा और इन चुनाव में भ्रष्टाचार, क्योंकि तो क्या लगता है जो 3.5 साल में राजस्थान सरकार ने जो काम किए हैं, विकास के कार्य किए हैं, जिस तरह की बात कही जा रही है, उनको छोड़कर भ्रष्टाचार को क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है? ये इतना, इससे बड़ा मजाक कोई हो नहीं सकता। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में फंसा हुआ है, जिस पे मुकदमे है, उसको तो इन्होंने टिकट दिया है। जो व्यक्ति जेल चला गया, आज इनका कारावास हो गया, उसको बैठा करके आप वहाँ आईसीयू के अंदर से चुनाव कैंपेन करा रहे हो। आपने अभी 45,000 करोड़ का जो माइनिंग घोटाला हुआ है वो आपके सरकार के अंदर हुआ है। आगे से इतने मामले आपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करना पड़ा, मेडिकल में घोटाला, जगह जगह आपके हर विभाग में हाथ धरो वहीं घोटाला ही घोटाला नजर आ रहा है। आप कौन से भ्रष्टाचार को दूर करने की बात कर रहे हो? आप तो खुद पूरे लिपटे पड़े हैं। और जो स्थिति है आपको वहाँ, जिस तरह के हालात बने हुए हैं धौलपुर के अंदर, आपको अपने कार्यकर्ताओं को किसी साफ सुथरे आदमी को टिकट देना चाहिए था, उसी से मैसेज जाता क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ है। और आपको खुद को धौलपुर छोड़ के जाना पड़ा। आप धौलपुर को अपना बताते हैं, धौलपुर के विकास की बात करते हैं, अब ये कह रहे हैं हम धौलपुर का विकास करेंगे, आप इसको जिता दो। तो अब तक क्या कर रहे थे आप? 3.5 साल निकल गए। धौलपुर को पिछड़ा रहने का कारण भी खुद वसुंधरा जी हैं, 2 बार मुख्यमंत्री बन चुकी। अब तक तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे आ जाना चाहिए था। आपके लगातार कैंडिडेट जीत रहे हैं, आपके जो लगातार जो आप सरकार के अंदर हो, आप सारी स्थिति आपके सामने है। जब राज नहीं था तब भी आपका एमएलए था वहाँ। तो आज आप माइनॉरिटी के आदमी को वो आचार संहिता का उल्लंघन करके और माइनॉरिटी विकास परिषद का चेयरमैन बना करके उसको जुर्जा दे दिया कि तुमने घूमो। आप इस तरह से आप जो कर रहे हो वो जनता समझती नहीं क्या? और जो आप महल के चारों तरफ जो सार्वजनिक पार्क था उस पर महल की बाउंड्री खिंचवा करके और लोगों का जो है वो जगह आपने अपने अंदर कर ली। धौलपुर का आदमी परेशान है। धौलपुर की जो सार्वजनिक पार्क था वो जो वहाँ के जो विवाद है वहाँ के लोग पूरी अच्छी तरह समझते हैं। और धौलपुर तो एडवांस राजनीतिक जगह है। आज बहुजन समाज पार्टी का वहाँ कैंडिडेट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को सबक देने के लिए जिस तरह के आरोप सुशील जी ने लगाया कि आपकी पार्टी के पास कोई कैंडिडेट नहीं था, आखिरकार एक ऐसे व्यक्ति की धर्मपत्नी को टिकट दिया गया जो आपकी पार्टी की कभी मेंबर नहीं रही है, तो ये एक बड़ा ही और उसपे खुद पे केस है, अनूपगढ़ के अंदर एफआईआर दर्ज है और उसकी जांच हो रही है। उसमें 5 करोड़ रुपए का संवैधानिक रूप से उसको अधिकार है, जब भी चुनाव लड़ रही नहीं तो निर्वाचन आयोग शायद उनकी जो है रद्द कर देता है। नहीं, चुनाव ऐसा है, चुनाव सजा होने के बाद रद्द होता है। अभी उस पे केस चल रहा है। इन्होंने, सरकार ने इनकी सारी जांचें रोक रखी है। कोई जानकारी छुपाई जाती है तो उसका चुनाव निर्वाचन रद्द हो सकता है। मुकदमा चलते हुए चुनाव लड़ने में रोक नहीं है। मुकदमा चलते हुए मैं कह रहा हूं नीरज जी, लेकिन अहम सवाल आप छवि जो देना चाहते हैं, पार्टी इतनी बड़ी है, बहुत अच्छा संगठन है, पब्लिक में छवि देना चाहते हैं कि ये तो निष्पक्ष रूप से बेचारे किसी निष्ठावान कार्यकर्ता को, साफ सुथरे आदमी को लड़ाते तो एक संदेश जाता। लेकिन अब तो आपकी खुद की नैया जो है वहाँ डावाडोल हो गई है। और वहाँ जो स्थितियां, मंत्रियों को, सारे कैबिनेट को एक उपचुनाव के अंदर आपने झोंक रखा है।
उससे स्पष्ट लग रहा है कि आप जो घबराए हुए हैं और यूपी की लहर के बावजूद भी आप अपने आप को ऐसे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सुशील जी, और इधर मुख्यमंत्री बोलने के बाद पंकज जी बात कहना चाहते हैं, क्या लगता है? पूरी पार्टी वहां लगी हुई है, सत्ता लगी हुई है, सरकार के सारे मंत्री वहां लगे हुए हैं, आपको क्या लगता है पंकज जी अपने पास पार्टी के पास कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं था जिसको टिकट दिया जा सकता, और एक अपने आयातित करके एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया जिसके पति पर कई तरह के आरोप है? क्या लगता है ये इससे भी कार्यकर्ताओं का मनोबल जरूर टूटा है, क्योंकि उनको लगता था, वो भी लंबे समय से संघर्ष इस बात के लिए करते हैं कि आने वाले समय में उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन उनकी जगह किसी दूसरे को टिकट मिलता है तो उनमें कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से नाराजगी जरूर होती है। पंकज जी, ये तो आपको मानना पड़ेगा। देखिए नीरज जी, मैं फिर एक चीज कह रहा हूँ आपको कि आपने जब ये बात हुई यूपी के जब चुनाव हुए तो लगातार ये बातें यही की बातें जो एक सीट पे हो रही है, यही बातें लगातार जो है वहां पर भी की गई कि आपने हमारी पार्टी के लोग ले गए, आप हमारे लोग ले गए, ऐसे लोगों को दे दिया, ये दिया। लेकिन जिस तरीके का लोगों का देखिए, आप जो मत देखेंगे, मत देने के बाद उन लोगों की जो आप आज जो है न केवल देश में बल्कि विश्व के अंदर आज जो है जिस तरीके से जो है सार्वजनिक मीडिया है, जो सोशल मीडियाज हैं, जो अदर चीजें हैं, जिस तरीके का एक सुशासन वहां नजर आ रहा है, तो ये जो चीजें हैं ये एक तरीके से कांग्रेस का घबराहट खाली चुनाव हारने की नहीं है। कांग्रेस की घबराहट तो बेसिकली अस्तित्व के ऊपर जो है उनको घबराहट नजर आ रही है कि यदि हम ये चीज भी हो गई तो शायद अब हमारा पता नहीं क्या होगा, कैसे हम जो है यहां से निकल पाएंगे। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा आप खुद देखें कि आज जो हालात हैं, मैं उनकी जो है आंतरिक चीजों पे नहीं जाना चाहता, लेकिन आप आंतरिक यदि वहां देखेंगे कांग्रेस के अंदर तो जिस तरीके की भगदड़ मची हुई है, जिस तरीके के जो है अब ये कुप्रचार करने की पोजीशन पे आ गए हैं कि लगातार जो है कि साहब वो तो बिल्कुल इस चीज के मैं कह रहा हूं कि आज जो है यदि वहां पर कोई चुनाव लड़ रहा है, आप तो ये देखें कि आपके यहां जो लोग चुनाव लड़े और जिन बिलों की बात की गई, जिन जिन लोगों के ऊपर आरोप लगे, मेरे ख्याल में ऐसे संगीन आरोप लगे जिसकी हद नहीं है, उसके बाद भी आपने जो है उनको जो है पार्टी से निष्कासित नहीं किया। मैं कह रहा हूं चलो कोई बात नहीं, आपका ये इंटरनल मामला है, लेकिन आज जिस तरीके के वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी की जो उपस्थिति है, भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव का जो जीत का जो अंतर है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव का जीत का अंतर इतना बड़ा होगा नीरज जी, मैं आपको कहना चाहूंगा कि बेसिकली वो जो है कहीं ऐसा नहीं हो कि इनके यहां से जो है उतने वोट भी शायद नहीं मिले। मुद्दागृह में धौलपुर उपचुनाव को लेकर जिस तरह के आरोप पंकज जी ने लगाया है कि कांग्रेस को अभी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, उसको वो इस चुनाव में बहाने ढूंढ रही है, आरोप प्रत्यारोप लगाकर झूठे आरोप लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहां पर स्थिति कांग्रेस की बहुत ज्यादा दयनीय है। सुशील जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपसे शुरुआत करते हैं। क्या लगता है कांग्रेस पार्टी में वाकई में अंतर्कल है बहुत ज्यादा है, गुटबाजी बहुत ज्यादा हावी है, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी वहां भी एकजुट नजर नहीं आ रही, और इसी का नतीजा है कि पंकज जी ने बहुत ही संगीन आरोप लगाया है कि पार्टी वहां पर अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। देखिए, जो पहली बात तो बीजेपी के लोगों को सत्य देखना चाहिए। एक यूपी में आप चुनाव जीते हैं और पंजाब में आप चर्चा ही नहीं है, आपके 28 में से एक सीट आई है। गोवा में आपने राज खोया है, आपने मणिपुर के अंदर आप पीछे रहे हैं, आपने सत्ता के, पावर के, पैसे के बल के ऊपर आपने धन्ना सेठों के मार्फत दोनों जगह आपने सरकार बनाई है। आप वहाँ हार चुके हैं, वहाँ आपकी लहर कहाँ गई? आपकी पंजाब एडजॉइनिंग स्टेट है वहाँ यूपी से, वहाँ आपकी लहर कहाँ चली गई? वहाँ बुरी तरह से हारे हैं। ये सिर्फ यूपी नजर आ रहा है, जहाँ जीत रहे हैं वो इनको दिख रहा है, बाकी जगह नहीं ज्ञान बांट रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर ज्ञान बांट रहे हैं, जो ये हो गया वो हो गया। अरे भैया, पंजाब में आप आ रहे हो, जहाँ सत्ता जो थी उसके खिलाफ वोट लोगों ने दिया है। यूपी में सत्ता थी, उसके खिलाफ वोट गिर गया और उस पर हमने गठबंधन कर लिया, उसका नुकसान हमें हो गया। अब जो भी था राष्ट्रीय स्तर पर फैसला हुआ है वो अलग चीज है। आपको जीते हैं तो काम करके बताइए। जो कमियां वहां रही वो एक सबक है, उसे सीखेंगे, चिंतन होगा, मनन होगा कि हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, कैसे हम इसको दुरुस्त कर सकते हैं। प्रयास करने में कोई कमी नहीं रखी। अब ठीक है कि वहाँ एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा थी और एक जो बीजेपी का जो फार्मूला है, शमशान और कब्रिस्तान में सरकार चलेगी और जो है वो कब्रिस्तान होकर के ये राज में आ गई। ये जो आपने जो विकास के जो बात है ना, वो बात तो आप करते ही करते हो, और असली काम ध्रुवीकरण का है। आपने जो ध्रुवीकरण की राजनीति की, उसी का नतीजा है कि वहाँ वोटों का ध्रुवीकरण आपके पक्ष में हुआ। चाहे वो मुजफ्फर कांड का जो अभी तक भी वहाँ असर है, चाहे आप वाराणसी में 3 दिन तक आप शमशान और कब्रिस्तान ढूंढते रहे, और होली रमजान आपने बातें की। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपकी पार्टी देश पे शासन कर रही है, इतना लोगों ने आप पे विश्वास किया है, और फिर आप विकास के छोड़ करके इन चीजों में आ गए, तो आपको तो विकास की बात करनी नहीं चाहिए। आज भी धौलपुर के अंदर मुख्यमंत्री जातीय संगठनों के माध्यम से अपनी पैर जमाने की बात कर रही है, धार्मिक संगठनों के माध्यम से बात कर रही है, जबकि चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश है कि कास्ट और धर्म के आधार पे आप इस तरह की बात नहीं करेंगे। तो आप काम की बात करो ना। आप बहुत ही गंभीर आरोप लगा कि जातीय संगठनों की मीटिंगें बुलाई जा रही है, धार्मिक आधार पर लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है, और किसी न किसी प्रकार से
भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि धौलपुर उपचुनाव में उनको जीत हासिल हो। क्या लगता है इस तरह की जो कवायद है वो ठीक है, जायज है? देखिए नीरज जी, मैं कह रहा हूँ ना, मैंने आपको कहा ना कि हताशा भरा से एक बहुत वो है। आप खुद देखें कि जिस हताशा तरीके किस से इन्होंने बात कहा की? कि यूपी में जो कहा ना हताशा इन्होंने किस कि बात आज की है? आप देखिए अब तो चुनाव वोट में पड़ चुका, जीतते हारते हैं, नहीं अब चुनाव वोट पड़ में चुका, जीतते हारते हैं। लोगों के अभी आ रहे विश्लेषण हैं, आ चुके जीतेंगे। हैं। मैं जहाँ पहले वही आ हमारे थे, रहा हम हूँ, मैं वही आ रहा जीते हैं। हूँ, मैं वही आ रहा हूँ, हाँ, मैं वही आ रहा हूँ इसमें- कि इसमें आज कोई- विश्लेषण देखा आपने ये कोई कि अंतिम- वहां पर अंतिम- गरीब से लेकर अंतिम के सत्य नहीं है कि अभी आप गरीब जीतते से तो लेकर आगे के आप जीतते हरेक रहोगे, कास्ट ऐसा का, कुछ नहीं है। हरेक जाति का, हरेक समुदाय का वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला। और जिस तरीके से खुद आपने देखा कि जहां जहां ये लोग बात करते थे, जिस तरीके की बात करते थे, लोगों को छलते थे, जिन चीजों पे छला करते थे, तुष्टिकरण करके चलते थे, उन लोगों को जो है बेवकूफ बना करके बात करते थे, आज लोगों ने सत्य पहचाना है। लोग जो है देखिए, आज मैं कह रहा हूं कि लोग इन चीजों में नहीं आने वाले। लोग चाहते हैं कि बेसिकली इस देश का विकास हो, उनका विकास हो, लोग उसमें काम करें। और ये जो चीजें हैं, लगातार आप 60 साल तक गरीबी का नारा देते रहे, लगातार आप दूसरों पे करते रहे, ये चीजें नहीं चलने वाली। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बात करते रहे कि ये पूरा का पूरा जो प्रदेश है ये परिवार है, इसका विकास होना चाहिए। पिछली बार भी आप सरकार देखें तो बड़ी जो है जिस तरीके से हमें मिला था, उसके बाद उसको जिस तरीके से डेवलप किया, उसके बाद आपने फिर उसको वो किया, इसके बाद अभी आए तो उसके बाद में लगातार विकास हुए। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई ये जो चीजें हैं ये पूरे जब तक प्रदेश के विकास नहीं होंगे। अब ये कह रहे हैं कि साहब सब लोगों से, उन्होंने खुद ने जब यहां से जाने के बाद उन्होंने खुद ने कहा कि मैं प्रत्येक लोगों से, देखिए आज मिलने का जो है बेसिकली हर एक व्यक्ति से एक नहीं मिल सकते, लेकिन हर एक, उन्होंने कहा कि मैं किसी भी ऐसा नहीं है कि इस समुदाय को छोड़ रही हूं या इससे नहीं मिल रही हूं या इनसे मिल रही हूं। तो आज उन्होंने ये बात की गई कि मैं सभी लोगों के जो प्रमुख लोग हैं उनसे मिलूंगी, उनसे बात करूंगी, उनकी समस्याएं होंगी वो बात करेंगे और इस चीज में खुल के बात करेंगे, खुद की चीजें होंगी। और आज ये चुनाव का एक महत्वपूर्ण चीजें हैं। कोई पार्टी जो है सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से उन संगठनों से बातचीत तो कर ही सकती है, लेकिन सार्वजनिक रूप से कोई फतवा, सार्वजनिक रूप से कोई फतवा जारी नहीं कर सकती। फतवा जारी अभी तक शायद मुझे लगता है किसी पार्टी ने भी नहीं किया है, किसी समाज विशेष के नेता ने भी नहीं किया है, किसी धर्म विशेष के नेता ने भी नहीं किया है। तो फतवे की बात को लेकर आप निर्वाचन आयोग में जा सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अगर वहां के अलग अलग समाजों के लोगों से मिल रही है तो यह शायद मुझे लगता नहीं कहीं आचार संहिता का उल्लंघन है। देखिए बिल्कुल खुला कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। आचार संहिता में स्पष्ट कहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो लार्जर बेंच जो है संवैधानिक पीठ ने मार्गदर्शन अभी किया था, उसमें स्पष्ट कहा था कि जाति और धर्म के आधार पे न तो आप मीटिंग कर सकते हैं, नहीं आप जाति आधार के ऊपर, धर्म के आधार पर वोट मांग सकते हैं। तो आपने शिकायत विकास के आप लोगों ने शिकायत की है, क्योंकि जब आपको पता है कि मुख्यमंत्री ऐसा कृत्य कर रही है तो आप लोगों ने कहीं शिकायत की है क्या निर्वाचन आयोग में? इस पे आवश्यक कार्रवाई हो रही है और हम चुनाव आयोग से भारत सरकार के भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त से सोमवार को दिल्ली में मिलेंगे और हमारा बड़ा डेलीगेशन उनसे मिलेगा। और जो जिस तरह से सरकार की मनमानी चल रही है वहाँ, जिस तरह से प्रशासन जो है मनमानी कर रहा है, जिस तरह से चुनाव आयोग की वहाँ कार्रवाई करने वाले कलेक्टर सब जो पंगु बने हुए हैं, जिस तरह से आंख मीच के वहाँ बैठे हुए हैं, जिस तरह से अपराधी खुले घूम रहे हैं और अपराधियों को जमानत करवा कर आप वहाँ निर्दलीय चुनाव लड़वा करके वहाँ गाँव में आपने आतंक फैला रखा है। और कुल मिलाकर के जिस तरह की रणनीति चल रही है उससे कोई अच्छा संदेश सरकार का नहीं जा रहा है। सुशील जी, एक अहम सवाल आपसे, आपकी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लगी हुई है, आप कह रहे हैं खुद 15-20 मंत्री वहां जुटे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर पार्टी के पदाधिकारी वहां पर लगे हुए हैं, लेकिन आपकी पार्टी इस मामले में कहीं ना कहीं पीछे है। अभी तक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां एक बार भी नहीं गए। जयपुर में जरूर उन्होंने लगातार बयानबाजियां की है, लेकिन वो अभी तक वहां नहीं गए। सचिन पायलट जरूर वहां जाकर आए। तो जो आपकी पार्टी में जो बिखराव है उसका फायदा भी शायद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। बिल्कुल कोई बिखराव नहीं है, आज पूरी पार्टी एकजुट है और सचिन पायलट जी खुद अध्यक्ष वहाँ कायम कर रहे हैं। लगातार वहाँ जिस नेता की जो जरूरत है वो नेता को वहाँ जिम्मेदारी दी जा रही है। अनावश्यक जो है भीड़ लगा करके बाहर के नेताओं से उससे मतलब नहीं है। और अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो प्रारंभिक दौर है। प्रारंभिक दौर में बीजेपी ने तो पूरा तामझाम एक साथ झोंक दिया। उससे आप लगो कि हमारे किस तरह का घबराहट इनके बीच में है। सरकार डरी हुई है, हमारा नेता कॉन्फिडेंस के साथ लगता कहीं सरकार डरी हुई है। पूरे माहौल को वहां जनता के बीच जाकर के बात कर रहा है। और जो समर्थन वहां लोगों को बनवारी लाल जी को और सचिन पायलट जी और हमारे जो नेता प्रताप सिंह जी और चाहे मेघवाल जी हो, वहाँ हमारे जो कार्यकर्ता वहाँ काम कर रहे हैं उनको जो समर्थन गाँव गाँव में मिल रहा है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। और इसीलिए वो कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। हर तरीके से वहाँ जो है, चाहे जाति का नाम हो, धर्म का नाम हो, चाहे अपराधियों की मदद लेनी हो, वो सब काम हो रहा है। पंकज जी, उनका भले ही जाति का मामला हो चाहे धर्म का मामला हो, पूरी पार्टी और सरकार जुटनी भी चाहिए, क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं तो साम दाम दंड भेद जिस तरह की तय है वो सब चीज़ काम में लेती है। तो ऐसे में कोई मुझे लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं कुछ अपराध कर रही है, लेकिन फिर भी अगर सामाजिक तौर पर जातिगत मीटिंगें ले रही है, धार्मिक मीटिंगें ले रही है, जो आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है, उन पे तो कम से कम थोड़ा सा नियंत्रण होना चाहिए। आपको क्या लगता है पंकज जी,
इतनी ताकत क्यों लगानी पड़ी? जब सरकार ने इतना विकास कार्य किया तो फिर इतनी ताकत क्यों लगानी पड़ी? फिर तो लोग स्वतः आपके साथ जुड़ने चाहिए, स्वतः कारवा बढ़ना चाहिए। देखिए नरेश, मैं पहली बात कर रहा हूँ कि आपने कहा कि बेसिकली कि जातियों की मीटिंग वगैरह, देखिए जातियों की कोई मीटिंग नहीं बुलाई है, न समाजी है, उनके प्रमुख लोगों से खाली मिला जा रहा है, खाली प्रमुख लोगों से। देखिए मिलना और मीटिंग करना किसी व्यक्ति से, पत्रों में अभी आ रहा हूं, 2 मिनट आ रहा हूं आपके। हमने सारा काम वहां आंखों से देखा कि टीवी वाले लाइव दिखा रहे हैं, और सारा मीडिया जो है एक तरीके से बीजेपी का गुलाम बन के रह गया है। ये विज्ञापनों के चक्कर में सारे लोकतंत्र चौथे स्तंभ को इस तरीके से कुछ कहना, मुझे जारी नहीं किया, यही हताशा है। कुछ चैनल्स तो आचार संहिता का इतना उल्लंघन कर रहे हैं कि 24 घंटे ही बीजेपी और बीजेपी की सरकार को दिखा रहे हैं, और वहां के मंत्रियों पे ऐसे विशेष एडिशन चल रहे हैं, जबकि ये है कि सभी पार्टियों को बराबर का टाइम दिया जाना चाहिए। जी, ऐसा नहीं, पहले तो मैं आपकी बात का खंडन करता हूं, और सारे सुशील जी, आप मीडिया को इस तरह से नहीं कह सकते कि पूरा मीडिया उनका गुलाम बना हुआ। आपको अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। चैनल बाकी चैनल्स तो ऐसा दिख रहा है जैसे, देखिए सुशील जी, आपको अपने शब्दों को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि देखिए पूरा मीडिया किसी का गुलाम नहीं हो सकता। जब मीडिया गुलाम बन जाएगा तो शायद इस देश में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं बचेगी। तो आपको सबसे पहले तो मैं कहता हूं कुछ भेदभाव हो रहा है, तो आप यूं कह सकते हैं कुछ मीडिया कर सकता है, लेकिन आप इस तरह की बात, आप इस तरह का एलिगेशन जो लगाया आपने, बड़ा ही गंभीर, राजनीतिक दलों को बड़ा गंभीर आरोप है, दिया जाना चाहिए। और आपको अपने इस बयान पर नेताओं के दोनों को नहीं दिखाया जा रहा है, और इनके जो भी नेता है आपका ये एलिगेशन सही हो सकता है सुशील जी, आपका ये एलिगेशन सही हो सकता है, लेकिन पूरा मीडिया जो आपने गुलाम बताया, मैं जो जिस शब्द की बात कर रहा हूँ सुशील जी, जिस शब्द आपने कहा पूरा मीडिया गुलाम हो रहा, उस शब्द को आप वापस लें, उस पर मांगे। मैं कह रहा हूँ कि भेदभाव इस शब्द को मैं स्वीकार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन आप इस तरह की भाषा कम से कम यूज नहीं करें, क्योंकि सुशील आप काफी सीनियर नेता है। क्योंकि मीडिया जब किसी का गुलाम हो जाएगा तो इस देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा, क्योंकि मीडिया भेदभाव हो सकता है, उसको बात मैं भी स्वीकार कर सकता हूँ, है ना। लेकिन अभी तक सरकार ने इस तरह का कोई विज्ञापन भी वहां जारी नहीं किया कि सरकार की पूरी वहां पे सब तूती बोलने लग जाए, सब उनकी हाँ में हाँ करे, क्योंकि जब तक मीडिया निष्पक्ष है तभी लोगों तक न्याय पहुंचता है, लोगों की आवाज को दब मिलता है। पंकज जी, जिस तरह के आरोप सुशील जी ने लगाए हैं, आपका क्या लगता है कि कहीं ना कहीं वाकई में मीडिया को मैनेज करने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए कहीं भी मैनेज नहीं है। मैं कह रहा हूं देश का इतना बढ़िया लोकतंत्र, विश्व के अंदर लोकतंत्र जो है, हम लोगों ने लगातार के शासन में आए या नहीं आए, लेकिन लोकतंत्र का हमेशा सम्मान किया गया। आज लोकतंत्र की उन चीजों पर, जिसमें चुनाव आयोग जैसी चीजों पर आज प्रश्न उठा रहे हैं। आप जब सरकार में थे तो आपने जो है सीएजी पे प्रश्न उठा दिए। मैं कह रहा हूं कि ये जो चीजें हैं यही लोकतंत्र को खराब करती हैं। और आज आपने खुद ने जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है, जो मीडिया है, जिसमें लगातार ये बात की गई कि कम से कम जो है इसकी जो है होनी चाहिए, आज उस पर जो जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, मेरे ख्याल में आज तक कभी ऐसे प्रयोग जो है नहीं हुए। तो ये जो चीजें हैं ये हताशा भरी है। दूसरी, अभी उन्होंने कहा कि हमारी गलती हो गई कि हमारे जो राष्ट्रीय नेता थे उन्होंने जो है वहां से गठबंधन जो है ऐसे लोगों से कर लिया। तो ये तो बीजेपी ने नहीं कहा था कि भाई आप इनसे गठबंधन करिए या इनको गोदी में रखिए या इनको कहीं रखिए। देखिए कभी नहीं कहा, ये सब चीजें आपकी खुद की लेवल की थी। अब ये डिसीजन आपके नेताओं ने किया तो ये आपकी गलती थी या ये नहीं थी, वो एक अलग चीज है। लेकिन मैंने आपको फिर कहा कि हर एक जो चुनाव होता है, चुनाव होने के बाद ये राजनीतिक पार्टी का एक एग्जामिनेशन है जो है, इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की बसपा ने प्रत्याशी नहीं उतारा तो उसका फायदा सीधा सीधा कांग्रेस को मिलता दिख रहा है। देखिए हमने कहा ना, अब ये देखिए इनकी रणनीति हो सकती है, लेकिन हमने ये नहीं कहा भाई आपने क्यों नहीं उतारा या क्या नहीं चाहिए। देखिए हमने कहा आप कोई अपनी रणनीति करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर वहां चुनाव जीतेगी, और चुनाव का जो अंतर होगा वो इतना बड़ा होगा कि जो मेरे ख्याल में जो है हो सकता है कि राजस्थान के सबसे बड़ा अंतर जो है वहां पर हो। वो 13 तारीख को जो परिणाम आएंगे, जब आपको पता लगेगा कि वहाँ 9 तारीख को चुनाव के वोटिंग में जो है बता देंगे साहब, एग्जिट पोल बता देंगे आपको। होगी 13 को जो परिणाम आएंगे, जब आपको सुशील जी, कांग्रेस पार्टी के क्या दूसरे जो नेता जिनकी डिमांड बढ़ रही है उन लोगों को भेजा नहीं जा रहा है, जानबूझ कर रोका जा रहा है, ताकि मैसेज जाए कि जो प्रदेश अध्यक्ष अपने दम पे ही पूरा चुनाव जीत के लाए? नहीं, सबको साथ लेके चल रहे हैं। अभी आज ही हमने 40 लोगों की जो है स्टार प्रचारकों की सूची भेजी है, उसमें हमारे सारे नेता शामिल हैं और सारे नेता दौरा करेंगे। सबको जहाँ जहाँ जो जिसकी उपयोगिता है वो उसको कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, और सभी नेता एकजुट हैं, एक साथ हैं और संगठित हैं, और परिणाम लेकर के आएंगे। धौलपुर का चुनाव ये आपको बता देगा कि किस तरह से मिलकर के संगठित होकर हमने भारतीय जनता पार्टी के खोखले वादों को एक्सपोज किया है और उनके कैंडिडेट को वहाँ बुरी तरह से हराया। बिल्कुल सुशील जी, आप हमारे स्टूडियो आए, पंकज जी आप हमारे स्टूडियो आए, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मुद्दा गरम में आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।